गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेशनल इनकम के लास्ट स्टेज में नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। अभी लास्ट चैप्टर्स में हमने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या हैं, बट कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि सर्कुलर फ्लो के 3 स्टेज हैं: प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी जब 3 स्टेज हैं सर्कुलर फ्लो के, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। जब प्रोडक्शन लेवल पर हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उस मेथड को वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। जब सर्कुलर फ्लो के इनकम फेज पर हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उस मेथड को इनकम मेथड बोलते हैं। जब हम सर्कुलर फ्लो के एक्सपेंडिचर फेज पर नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है। हम किसी भी मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, क्योंकि सेम फिजिकल आउटपुट है डिफरेंट स्टेज पर, प्रोडक्शन स्टेज पर, इनकम स्टेज पर और एक्सपेंडिचर स्टेज पर हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसलिए तीनों से वैल्यू हमेशा सेम आएगी, वैल्यू एडेड मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो या इनकम मेथड हो। अब देखिए वैल्यू एडेड मेथड, इसमें क्या है, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं पूरे कंट्री में, वह एक ईयर में हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन करती हैं, उन सभी के प्रोडक्शन का मार्केट वैल्यू ही जो हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। जो वैल्यू एडेड मेथड है, इससे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है उनके टोटल प्रोडक्शन पूरे साल में जो होता है उसी की मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो हमको जीडीपी मार्केट प्राइस मिलता है। यह माइंड में क्लियर रखना है कि जब वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड से हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो जीडीपी मार्केट प्राइस होगी। हमको इसको नेशनल इनकम में चेंज करना होगा। नेशनल इनकम को आपने पढ़ा था कि एनएनपी फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट इज आल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। एनएनपी फैक्टर कास्ट को नेशनल इनकम भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में जो भी प्रोडक्शन यूनिट है पूरे कंट्री में एक साल में जितना भी प्रोडक्शन करती हैं उसके टोटल का मार्केट में वैल्यू क्या है, उसी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको जीडीपी मार्केट प्राइस मिल जाता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। इसको हम नेशनल इनकम में चेंज करते हैं और नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमको क्लियर करना होगा। जैसे वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड क्या है? सपोज दैट एक पनीर सेल करने वाला है, उसने 1000 का पनीर प्रिपेयर किया सेल करने के लिए। उसने उसके लिए एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि 500 का मिल्क परचेज किया। 500 का मिल्क परचेज किया, उससे पनीर प्रिपेयर किया, मार्केट में पनीर जो सेल किया कितने का सेल किया? 1000। एक पनीर सेल करने वाला है, उसने 500 का मिल्क परचेज किया और मार्केट में मिल्क से पनीर प्रिपेयर करके सेल किया 1000 का। उसने 500 जो एक्सपेंड किया था वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है उसका। जो 500 उसने मिल्क परचेज किया वह इंटरमीडिएट हो गया उसका, बट जो 1000 में सेल कर रहा है वो उसका टोटल वैल्यू है। वैल्यू एडेड क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000, जो पनीर सेल करने वाला है 1000 का उसने पनीर सेल किया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था? 500 का मिल्क परचेज किया उसने तो -500। टोटल वैल्यू कितना ऐड किया उसने? 500 ही वैल्यू ऐड किया। तो इसलिए जो वैल्यू एडेड होता है और टोटल मार्केट प्राइस जो होता है किसी गुड्स का, उसमें से जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में हमने एक्सपेंड किया उसको माइनस कर लेते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स तो क्लियर हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट द्वारा पूरे एक साल में 1 ईयर में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी मार्केट वैल्यू हुई, इसकी मार्केट वैल्यू होती है। तो इसमें 2 तरह की कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि किसी प्रोडक्शन यूनिट ने प्रोडक्शन किया और पूरे अपने प्रोडक्शन को सेल कर दिया। किसी प्रोडक्शन यूनिट ने प्रोडक्शन किया और पूरा सेल कर दिया, तो सेल करने जो मार्केट वैल्यू पर सेल किया वही क्या है? उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट, वही उसका प्रोडक्शन का मार्केट वैल्यू है। यह फर्स्ट कंडीशन है। किसी प्रोडक्शन यूनिट ने पूरे साल में जो प्रोडक्शन किया पूरा सेल कर दिया, तो पूरा सेल कर देगी तो वो उसका वैल्यू क्या है? वही जो पूरा सेल किया है उसी की मार्केट वैल्यू ही वैल्यू ऑफ आउटपुट है। इसमें सेकेंड कंडीशन भी होती है
कभी कभी कोई प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन करती है बट पूरे साल में, लेकिन उस पूरे साल में पूरा सेल नहीं कर पाती है, तब वैल्यू ऑफ आउटपुट चेंज हो जाएगा। इसमें देखें वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसी यदि उस साल में जितना प्रोडक्शन किया उस फर्म ने पूरा सेल नहीं कर पाई, तो जितना सेल किया उसका मार्केट प्राइस प्लस जो बचा है उसका मार्केट प्राइस, यह वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह चलिए चेंज इन स्टॉक वर्ड इसमें आ गया। अब चेंज इन स्टॉक इसमें है, सपोज दैट एक मोबाइल प्रोडक्शन यूनिट है, उसने मोबाइल प्रोडक्शन किया, पूरे 1 ईयर में सेल किया, लास्ट में उसके पास 1000 पीस मोबाइल बच गई। चेंज इन स्टॉक को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल प्रोडक्शन यूनिट है, उसने पूरे साल में मोबाइल प्रोडक्शन किया, बहुत ज़्यादा, सब सेल किया, उसमें से 1000 यूनिट मोबाइल उसकी बच गई। तो चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे, एग्जांपल लेते हैं 2019 चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उस मोबाइल प्रोडक्शन यूनिट का 31 2019 को एग्जांपल लेते हैं, 31 दिसंबर 2019 को उसके पास 1000 मोबाइल बच गई। 2019 में 1 जनवरी को हम सपोज दैट एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 400 मोबाइल यूनिट थी। 2019 के शुरुआत में 1 जनवरी को मोबाइल यूनिट के पास 400 मोबाइल शेष बची हुई थी, और ईयर के लास्ट में जब उसका ईयर ख़त्म होता है 31 दिसंबर को, तो उसके पास मोबाइल बची थी वो 1000 थी। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 400 साल के शुरू ईयर के स्टार्ट में थी, 1000 ईयर के लास्ट में थी, दोनों का डिफरेंस है 600। यही डिफरेंस 600 ही चेंज इन स्टॉक है। लिए आगे हम कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड से। पहले हम जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं पूरे कंट्री में, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग कैटेगरी में। इस कैटेगरी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है 10th क्लास में भी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी इंक्लूड होती है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंक्लूड होती है, टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज होती हैं। यह पहले हम पूरे वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेशन के लिए पहले पूरे इंडिया में जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है सबको हम 3 पार्ट में कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। फिर हम इन तीनों द्वारा जो पूरे साल में वैल्यू ऐड किया गया है उसको ऐड करेंगे, वही हमको क्या मिलेगा, जीडीपी मार्केट प्राइस। ये एक बार फिर माइंड में क्लियर रखना है कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेशन करते हैं तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होती है वो जीडीपी मार्केट प्राइस होती है। इसको हम नेशनल इनकम में चेंज कर लेते हैं। वो 3 यूनिट्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। 3 कैटेगरी में पूरे कंट्री के प्रोडक्शन यूनिट को हमने डिवाइड किया। तीनों ने जितना अपना वैल्यू ऐड किया है उसको ऐड कर लिया। इसमें देखेंगे आप ग्रास वैल्यू ऐड मार्केट प्राइस ऑफ ऑल सेक्टर। तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ग्रास वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल सेक्टर इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस। तीनों सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया है पूरे इकॉनमी में एक साल में, उसको हम ऐड करते हैं तो हमको जीडीपी मार्केट प्राइस मिलता है। और जीडीपी मार्केट प्राइस को हम चेंज करते हैं नेशनल इनकम में। कैसे चेंज करते हैं आपको मालूम है, बस ये क्लियर रखिए। हम पहले 3 सेक्टर में पूरे इंडस्ट्री को यूनिट को डिवाइड करते हैं, पूरे कंट्री के जितनी प्रोडक्शन यूनिट है, फिर सभी यूनिट्स ने कितना वैल्यू ऐड किया है इकॉनमी में उस स्पेसिफिक ईयर में, उसको ऐड करते हैं। वो ऐड करते हैं तो हमको जीडीपी मार्केट प्राइस मिलता है, इसको नेशनल इनकम में चेंज करते हैं। जो भी हमने डिस्क्राइब किया वही फार्मूले के रूप में लिखा हुआ है। ग्रास वैल्यू एडेड जो तीनों यूनिट्स करती हैं उसी का टोटल किया जाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस आता है, उसी को हम चेंज करते हैं नेशनल इनकम में। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, ग्रास वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रास वैल्यू एडेड ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रास वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तीनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस। अब इसको हम नेशनल इनकम में चेंज कर देते हैं तो हमको नेशनल इनकम की वैल्यू पता चल जाती है। इसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। यह शुरू से ही हम लोग नेशनल इनकम में पढ़ रहे हैं। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट जहाँ भी है वो कभी भी नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड हम नहीं करते हैं।
सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। कोई सेकेंड हैंड गुड है, कोई कार है, किसी के पास ओल्ड कार है, सेल किया, तो उससे होने वाली इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वह पहले ही उसको नेशनल इनकम में हम इंक्लूड कर चुके हैं जब पहली बार सेल किया गया। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे हाउस वाइफ है, घर में काम करती हैं, तो उनकी सर्विसेज का प्राइस हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। जो सेल्फ कंजम्पशन, सपोज दैट कोई फार्मर है, व्हीट प्रोडक्शन करता है, तो व्हीट प्रोडक्शन कुछ सेल करेगा और मार्केट में जाएगा, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। कुछ व्हीट वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी रखेगा, लेकिन वो प्रोडक्शन हुआ है तो इसलिए उसको भी नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। इस तरह बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते समय हमको देखना होता है। इसमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एक बड़ा मामला आता है। इसमें क्या है, द मेजर्स इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं। यदि हम इंटरमीडिएट को इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग होगा। ऐसे हमने पनीर का एग्जाम्पल लिया, 1000 का पनीर सेल हो रहा है मार्केट में, उसमें 500 का मिल्क यूज हुआ है, तो हम अगर 500 के मिल्क को अलग काउंट करते हैं, 1000 पनीर को अलग काउंट करते हैं, तो टोटल कितना हो गया 1500, जबकि वह 500 का मिल्क इंक्लूड है किसमें, पनीर के 1000 प्राइस में। इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को हम नेशनल इनकम में नहीं काउंट करते, ना डबल काउंटिंग होगी और हमको सही वैल्यू नहीं मिलेगी। इसमें देखिए समझने के लिए, एक फार्मर है, इसने सपोज दैट हम पहले एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि 400 रुपये उसने जो 200 रुपये उसका फर्टिलाइज़र सीड्स वगैरह पर उसने एक्सपेंड किया 200 रुपये, और उसने जो प्रोडक्शन किया व्हीट का, तो व्हीट को 600 में उसने सेल किया। 200 उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट है। फार्मर है, 200 रुपये सीड्स पर और बहुत सारी चीज़ें परचेज करने पर, पेस्टिसाइड पर, वाटर फैसिलिटी पर, सब उसने एक्सपेंड किया 200, और उसने मार्केट में जो प्रोडक्शन किया व्हीट को 600 में सेल किया, तो कितना वैल्यू एडेड किया उसने, 400 वैल्यू एड कर दिया। अब फ्लोर मिल को उसने सेल किया है 600 में, तो फ्लोर मिल है उसका इंटरमीडिएट कास्ट कितना है 600, और उसको वह प्रिपेयर करती है और 800 में सेल कर देती है बेकर को। बेकर फ्लोर मिल ने कितना वैल्यू एड किया 200, 600 में परचेज किया था, 800 में उसको सेल किया, तो 200 वैल्यू एड कर दिया। इसी तरह जो बेकर है, जो ब्रेड बनाता है, उसने फ्लोर मिल से फ्लोर 800 में परचेज किया, वो इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। बट बेकर जब ब्रेड को सेल करता है तो कितने में सेल करता है 1000 में। जो फ्लोर उसने परचेज किया 800 में, उससे वह प्रिपेयर करता है ब्रेड, और ब्रेड को 1000 में सेल करता है। उसने 800 इंटरमीडिएट कॉस्ट परचेज कर दिया, 200 उसने एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके 1000 में सेल कर दिया, 200 उसने वैल्यू ऐड कर दिया। जब वो ब्रेड शॉपकीपर के पास जाता है, शॉपकीपर उस प्रिपेयर ब्रेड को बेकर से 1000 में परचेज कर लिया। शॉपकीपर ने 1000 में वह ब्रेड परचेज किया, बट मार्केट में कितने में टोटल सेल करता है ब्रेड 1200 शॉपकीपर ने भी वैल्यू ऐड कर दिया। इसमें देखिए इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर देखते हैं 2600 आया है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर देखेंगे तो 3600 आया है, वैल्यू एडेड आप देखेंगे तो केवल 1000 आया है। हम केवल वैल्यू एडेड मेथड में इंटरमीडिएट कॉस्ट को इसीलिए हटा देते हैं कि हमको ओरिजिनल सिचुएशन पता चले। आप देखेंगे लास्ट में शॉपकीपर ने 1200 में सेल किया है, 1200 में सेल किया है, तो आप उसमें देखेंगे कि बेकर ने जो 800 इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया था वह भी इंक्लूड है, फ्लोर मिल ने 600 में परचेज किया वह भी इंक्लूड है, और उसमें 200 फार्मर ने दिया वह भी इंक्लूड है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन है कि हम केवल वैल्यू एडेड को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट कंट्रीब्यूशन को या इंटरमीडिएट कॉस्ट को नहीं। इसलिए हमको इसमें यह समझना है वैल्यू एडेड मेथड में कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम पहले 3 जो हमारे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में डिवाइड करते हैं पूरे यूनिट्स को इकोनॉमी के। उन सभी ने जो वैल्यू एड किया है, ओनली वैल्यू एड, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन नहीं,
उस वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमको जीडीपी मार्केट प्राइस मिलता है, उसको हम नेशनल इनकम में चेंज कर लेते हैं। यह इसमें एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा इसी के बारे में यह डिस्क्राइब किया गया है, इसको हम पढ़ के समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अभी नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, इसको बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप अपने बुक से देखकर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसमें न्यूमेरिकल्स से आप देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया गया है। इसको देखने के बाद आप एक होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल्स है, इसको भी सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है होती है इसके रिलेटेड वह आप मुझसे संपर्क करेंगे उसके लिए।